एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 19 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में विश्व विरासत दिवस किस तिथि को बनाया गया? हाल ही में विश्व विरासत दिवस तो ये प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस, इसे ही धरोहर, विरासत को हम क्या कहते हैं हिंदी में? धरोहर, विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को बनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या थी? इस वर्ष का जो विषय था वो क्या था? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, ये इस वर्ष का थीम या इस वर्ष की विषय था। क्या था? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किर्गिज़स्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो हाल ही में भारत और किर्गिज़स्तान का संयुक्त सेना अभ्यास था जिसका नाम है खंजर। भारत और किर्गिज़स्तान की सेनाओं के बीच होता है खंजर नामक संयुक्त सेना अभ्यास। तो इसका कौन सा संस्करण हुआ हाल ही में? तो ये था आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? 8वां संस्करण आयोजित किया गया। ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो किर्गिज़स्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित किया गया। बात है किर्गिज़स्तान की, तो इसकी मुद्रा क्या है? सोम। किर्गिज़स्तान की मुद्रा क्या है? सोम है किर्गिज़स्तान की मुद्रा। और ये खंजर का 8वां संस्करण था जो कहाँ पर आयोजित किया? बिश्केक में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समावेश इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सी भारत की रैंक कितनी है? तो हाल ही में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी किया गया। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें भारत का स्थान रहा आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा स्थान रहा? 49वें स्थान पर रहा भारत। इस समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत 49वें नंबर पर रहा। जबकि प्रथम नंबर पर कौन रहा? प्रथम स्थान पर स्वीडन प्रथम स्थान पर रहा, स्वीडन रहा, और भारत 49वें नंबर पर रहा। ये जो सूचकांक है किसने जारी किया है? तो ये सूचकांक जारी किया है इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने जारी किया है। कौन सा सूचकांक? समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 को इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कौन सा संस्करण अंटार्कटिक के लिए विज्ञान अभियान ने हमारा किया है? तो हाल ही में जो हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, इन्होंने कौन सा संस्करण किया हाल ही में अंटार्कटिका के लिए विज्ञान अभियान का? जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसके लिए जो वैज्ञानिक अभियान होता है उसका कौन सा संस्करण किया गया हाल ही में? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? 40वां अभियान था ये। कौन सा अभियान था? 40वां अभियान था जिसका हाल ही में संपन्न हुआ। 40वां अभियान था ये। भारत का अंटार्कटिका महाद्वीप पर कौन सा वैज्ञानिक अभियान था? तो 40वां वैज्ञानिक अभियान था। भारत का प्रथम वैज्ञानिक अभियान अंटार्कटिका पर कब गया था? तो सन 1981 में गया था। प्रथम वैज्ञानिक अभियान गया था अंटार्कटिका महाद्वीप पर सन 1981 में। किसके नेतृत्व में गया था? तो ZR कासिम के नेतृत्व में गया था। ZR कासिम के नेतृत्व में गया था प्रथम वैज्ञानिक अभियान अंटार्कटिका महाद्वीप पर सन 1981 में ZR कासिम के नेतृत्व में गया था। और इस अभियान ने भारत की प्रथम अनुसंधान स्थायी केंद्र जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया था। ये जो भारत का प्रथम वैज्ञानिक अभियान गया था अंटार्कटिका महाद्वीप पर ZR कासिम के नेतृत्व में सन 1981 में। इसने भारत का प्रथम अनुसंधान स्थायी केंद्र दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया था। अब ये दक्षिण गंगोत्री ने काम करना बंद कर दिया। भारत में वर्तमान में भारत के अंटार्कटिका पर दो अनुसंधान स्थायी केंद्र हैं। एक है मैत्री कब हमारा बना था? तो सन 1988 में बना था मैत्री नामक अनुसंधान केंद्र। और एक है भारती जो अनुसंधान केंद्र है कब बना था? तो भारतीय अनुसंधान केंद्र 2007 में बना था। भारतीय अनुसंधान केंद्र सबसे पहला अनुसंधान केंद्र जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर था वो था दक्षिण गंगोत्री। कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री जो 1981 में बना था। इसने काम करना बंद कर दिया है। वर्तमान में दो कार्यरत अनुसंधान केंद्र है भारत के अंटार्कटिका महाद्वीप पर। कौन कौन से? एक तो मैत्री है जो सन 1988 में बना था, एक भारतीय जो 2007 में बना था। प्रथम भारतीय जो अंटार्कटिका
अंटार्कटिका महाद्वीप पर गए थे। तो प्रथम भारतीय कौन थे जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर गए थे? उनका नाम था रामचरण जी। रामचरण जी प्रथम भारतीय थे जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर गए थे। और ये कब गए थे? तो प्रथम भारतीय थे जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर गए थे रामचरण जी, ये सन 1960 में गए थे। ये भारत का कौन सा वैज्ञानिक अभियान था अंटार्कटिका महाद्वीप पर? 40वां वैज्ञानिक अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, हाल ही में किया। जेंडर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, नरेंद्र सिंह तोमर। और ये कहाँ से लोक सांसद हैं? तो नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद है नरेंद्र सिंह तोमर, जो ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीसीबी बैंक की फुल फॉर्म क्या है? तो डीसीबी अर्थात डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक ने एमडी और एवं सीईओ पुनः किसे नियुक्त किया? तो ये द्वारा एमडी और सीईओ बन गए डीसीबी बैंक के, अर्थात डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के पुनः एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक और सीईओ पुनः बन गया। इनका नाम है मुरली एम नटराजन। आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुरली एम नटराजन पुनः किस बैंक के? डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के पुनः एमडी और सीईओ बन गए हैं। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक अर्थात डीसीबी की स्थापना कब की गई थी? सन 1930 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। डीसीबी बैंक का, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक का मुख्यालय मुंबई में और स्थापना 1930 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया? हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है दिया गया, आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुष्मिता सेन को। ये अभिनेत्री हैं सुष्मिता सेन, इन्हें हाल ही में चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सुष्मिता सेन को। आंसर ऑप्शन नंबर सी। यह पुरस्कार समाज कल्याण व महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ये जो चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार है भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, समाज कल्याण के लिए तथा महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए दिया जाता है और इस वर्ष का सुष्मिता सेन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एस.बी. परमेश्वर भट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किसे एस.बी. परमेश्वर भट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है, आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसे? नीला देवी को सम्मानित किया गया। कन्नड़ साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? कन्नड़ साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है एस.बी. परमेश्वर भट्ट पुरस्कार, नीला देवी को दिया गया। इनका उपन्यास का नाम है बेडी बंदावलु के लिए दिया गया। ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया उपन्यास है बेडी बंदावलु। ये कन्नड़ भाषा का एक पुरस्कार है, एस.बी. परमेश्वर भट्ट पुरस्कार। ये दिया गया नीला देवी को उनके उपन्यास बेडी बंदावलु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर डिजिटल कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? तो हाल ही में भारत सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर डिजिटल कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो हाल ही में ये क्या है? दिल्ली में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में आयोजित किया गया। दिल्ली में यह जो महोत्सव का आयोजन किया गया दिल्ली में। ये किसकी? तो भारत सरकार के कला संस्कृति और भाषा विभाग जो है उसके द्वारा दिल्ली में किया गया बाबा साहब अम्बेडकर डिजिटल कला महोत्सव। इनकी 130वीं जयंती पर 14 अप्रैल सन 2021 को बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य पर ये दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर डिजिटल कला महोत्सव का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने किस नाम से बासमती चावल की संकर किस्म को तैयार किया? तो हाल ही में जो पंजाब का कृषि विश्वविद्यालय है इसने किस नाम से बासमती चावल की एक संकर किस्म को तैयार किया? आंसर ऑप्शन नंबर ए, किस नाम से? पंजाबी बासमती 7 के नाम से। पंजाब बासमती 7 के नाम से एक नई बासमती चावल की संकर किस्म को जो है बनाया है किसने? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने। बात आई है चावलों की, बासमती एक प्रकार का चावल होता है, तो बात आई है चावलों की। भारत के 5 ऐसे चावल हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। भारत के 5 चावलों को अब तक कुल भारत के 5 चावल हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया। भारत के कुल कितने चावल हैं अब तक जिन्हें जीआई टैग दिया गया है? तो भारत के 5 चावल हैं। कौन कौन से 5 चावल हैं भारत के जिन्हें जीआई टैग दिया गया है? तो एक हमारा चावल है काला चावल, जिसे हम कहते हैं काला चावल, जिसे काला चावल को हम काला चावल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है चाक हाओ
चकहाओ चावल के नाम से भी जाना जाता है, ये मणिपुर का है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। काला चावल या चकहाओ चावल को भी जीआई टैग दिया गया, मणिपुर का है। इसे काला नमक चावल से कन्फ्यूज मत कर देना, ये काला नमक चावल, काला नमक जो चावल है ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का है और इसे भी जीआई टैग दिया गया। वो काला चावल था जिसे चकहाओ चावल भी कहते हैं, काला नमक चावल है जिसे बुद्धा चावल कहते हैं और ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का है। भारत सरकार ने काला नमक चावल अर्थात बुद्धा चावल को सिंगापुर को निर्यात करना भी शुरू कर दिया है। एक और हमारा चावल को जीआई टैग दिया गया है जिसका नाम है जीरा फूल चावल। कौन सा चावल? जीरा फूल चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। भारत के जीरा फूल चावल ये कहाँ पर पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। जीरा फूल चावल कहाँ पर पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कतरनी चावल को भी जीआई टैग मिल चुका है। कतरनी कौन सा चावल है? कतरनी चावल ये कहाँ का है? तो बिहार का कतरनी चावल है, जिसे जीआई टैग मिल चुका है। एक हमारा बोका सोल चावल, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। बोका सोल कौन सा चावल है? बोका सोल चावल, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है और ये कहाँ का है? असम का है बोका सोल चावल। तो भारत के 5 चावलों को जीआई टैग मिला है। किसे? काला चावल जिसे चकहाओ चावल के नाम से जाना जाता है, मणिपुर का है। जबकि काला नमक चावल जिसे बुद्धा चावल कहते हैं, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का है। और जीरा फूल चावल जिसे जीआई टैग मिला है, छत्तीसगढ़ का है। कतरनी चावल ये बिहार का और बोका सोल चावल कहाँ का? असम का है। बोका सोल चावल असम का है। एक हाल ही में लाल चावल भी चर्चा में रहा था, लाल चावल ये भी असम का लाल चावल है जिसे भारत ने अमेरिका को निर्यात करना शुरू कर दिया है। पहली खेप पहुँच गई। लाल चावल ये असम में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जारी की गई है, आंसर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना सन 1967 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र हमारा जनसंख्या कोष, इसे हमारा UNFPA के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, यानी यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष को। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। इसका जो विषय रखा गया इस बार वो क्या था? माई बॉडी इज़ माई ओन। माई बॉडी इज़ माई ओन के जो है विषय के साथ स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी किया गया। किस विषय के साथ या किस शीर्षक के साथ? माई बॉडी इज़ माई ओन, माई बॉडी इज माई ओन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर उनके जीवन पर आधारित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती बनाई गई। कब? 14 अप्रैल सन 2021 को 130वीं जयंती बनाई गई। तो उसके उपलक्ष्य पर उनके जीवन पर आधारित कितनी पुस्तकों का विमोचन किया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 पुस्तकों का विमोचन किया है। उनके जीवन पर आधारित 4 पुस्तकों का विमोचन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय जो संविधान है उसका पिता या भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई। तो एक इनकी पुस्तक थी थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी दी अनटचेबल भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन कौन सी है? थॉट्स ऑफ पाकिस्तान तथा द अनटचेबल या दी अनटचेबल भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में एक है। और इसके अतिरिक्त गांधी एंड गांधीज्म और जी गांधी एंड जिन्ना और गांधी एंड गांधीज्म एक पुस्तक है इनकी, गांधी एंड गांधीज्म और एक है गांधी एंड जिन्ना और एक है दी बुद्धा एंड हिज धम्मा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है दी बुद्धा एंड हिज धम्मा भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैकडोनाल्ड्स इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? जो मैकडोनाल्ड जो कंपनी है मैकडोनाल्ड्स इंडिया, इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसे? रश्मिका मंडाना को बनाया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, रश्मिका मंडाना। एक साउथ की हीरोइन है, साउथ की अभिनेत्री है रश्मिका मंडाना, इनको बनाया। मैकडोनाल्ड्स जो कंपनी है ये खाने पीने का सामान बनाती है, जैसे हो गए पिज़्ज़ा हो गया या कोई भी चीज़ है खाने पीने के संबंधित प्रोडक्ट बनाती है मैकडोनाल्ड्स ये कंपनी। ये तो मैकडोनाल्ड्स इंडिया ने अपना नया मैकडोनाल्ड्स जो इंडिया है इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया रश्मिका मंडाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 10 रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया अपने देश से? हाल ही में किस देश ने 10 रूसी राजनयिक जो हैं उनके राजनायक उनको अपने देश से निष्कासित कर दिया? तो हाल ही में किस देश ने किया है? अमेरिका ने रूस के 10 राजनयिकों को अपने देश से निष्कासित कर दिया। बात आई है रूस की, तो रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति का नाम है। क्या है रूस के राष्ट्रपति का नाम? व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति का नाम है। बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन, जो 46वें नंबर के हैं। जो बाइडन कौन से नंबर के? 46वें। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति पहली बार एक महिला बनी कमला हैरिस, जो 49वें नंबर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर हरमिस 75 को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर है हरमिस 75, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसने? कबीरा मोबिलिटी नामक एक कंपनी है, उसके द्वारा भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर हरमिस 75 को लॉन्च किया गया। किसके? कबीरा मोबिलिटी, एक गाड़ियों से संबंधित गाड़ी बनाने की एक कंपनी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट ने भारत में अपना गोदामों का निर्माण करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फ्लिपकार्ट ने भारत में अपने गोदामों का निर्माण करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये किया आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसके साथ? अडानी ग्रुप के साथ फ्लिपकार्ट ने अपने गोदामों के निर्माण के लिए जो है साझेदारी की है। किसके साथ? अडानी ग्रुप के साथ ये साझेदारी की है। बात आई है फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन थे? सचिन बंसल तथा विन्नी बंसल। सचिन बंसल तथा विन्नी बंसल ये फ्लिपकार्ट के संस्थापक थे। दोनों भैया हैं सचिन बंसल और विन्नी बंसल, ये दोनों भैया हैं। इन्होंने दोनों भाइयों ने, सचिन बंसल और विन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। कब की थी? सन 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी, सन 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्लिपकार्ट ने गोदाम बना रहा है भारत में अपने, तो किसके साथ मिलकर बना? अडानी ग्रुप या अदानी ग्रुप के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने रुपए में AI अर्थात AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पीच टेक कंपनी नोन्स को ख़रीदा है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने AI स्पीच टेक कंपनी नोन्स को ख़रीदा। AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एक स्पीच टेक कंपनी है नोन्स, इसको कितने बिलियन डॉलर में ख़रीदा? तो इसे कितने में ख़रीदा? 19.7 बिलियन डॉलर, 19.7 बिलियन डॉलर रुपए में माइक्रोसॉफ्ट ने AI स्पीच टेक कंपनी नोन्स को ख़रीदा है। बात आई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी बिल गेट्स एंड पॉल एलन। किसने? बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने मिलकर की थी। पॉल एलन एंड बिल गेट्स ने मिलकर की थी। कब की थी? सन 1975 में की थी। सन 1975 में की थी। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO, तो उनका नाम है सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO। सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने AI आर्टिफिशियल स्पीच टेक कंपनी नोन्स को खरीद लिया 19.7 बिलियन डॉलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर के जीवन पर आधारित पुस्तक वी लिव, कौन सी पुस्तक है? वी लिव लॉन्च की गई? तो हाल ही में किस क्रिकेटर के जीवन पर आधारित पुस्तक है जिसका नाम है वी लिव अर्थात मानना, हिंदी में है मानना अर्थात वी लिव नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो किस क्रिकेटर के जीवन पर आधारित? आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसके? सुरेश रैना जो है क्रिकेटर हैं सुरेश रैना, इनके जीवन पर आधारित पुस्तक वी लिव अर्थात मानना जो है जारी की गई है, हाल ही में लॉन्च की गई है। हमारे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के क्रिकेटर, उत्तर प्रदेश से हैं ये क्रिकेटर हैं गाजियाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को पहले हल्के बुलेट प्रूफ वाहनों को दिया है? तो हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को पहले हल्के बुलेट प्रूफ वाहनों को दिया है? पहले हल्के बुलेट प्रूफ वाहनों को दिया है, तो ये दिया आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसने? अशोक लेलैंड नामक कंपनी ने ये हमारे भारत के पहले हल्के बुलेट होती है प्रूफ वाहनों को दिया है। इसमें यदि गोली भी कोई मारेगा तो ये बुलेट प्रूफ है, बिल्कुल इससे कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। सॉरी, अशोक लेलैंड जो कंपनी है ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र की कंपनी है। ट्रक, बस या बड़े बड़े वाहनों का निर्माण करती है। अशोक लेलैंड कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो अशोक लेलैंड जो कंपनी है इसके संस्थापक कौन थे? उनका नाम है, क्या नाम है? रघुनंदन शरण ने अशोक लेलैंड कंपनी की स्थापना की थी सन 1948 में। कब की थी? सन 1948 में अशोक लेलैंड कंपनी की स्थापना की थी रघुनंदन शरण ने। अशोक लेलैंड कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। अशोक लेलैंड कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। अशोक लेलैंड कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो अशोक लेलैंड कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? उनका नाम है विपिन सोंधी। कौन है? विपिन सोंधी। ये वर्तमान में अशोक लेलैंड कंपनी के सीईओ हैं विपिन सोंधी। तो इन्होंने भारतीय वायुसेना को पहले हल्के बुलेट प्रूफ वाहनों को दिया है। भारतीय वायुसेना की भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस कब बनाती है प्रत्येक वर्ष? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस बनाती है प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया, यानी हमारा RKS भदौरिया भारतीय वायुसेना के प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 78वें वेनिस फेस्टिवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो हाल ही में 78वें वेनिस कहाँ पर पड़ता है? तो वेनिस इटली का एक शहर है वेनिस। तो वेनिस फेस्टिवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसे दिया गया? रॉबर्टो वेइनिग्नी को दिया गया। रॉबर्टो वेइनिग्नी को यह पुरस्कार दिया गया है। वेनिस फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रॉबर्टो वेइनिग्नी को दिया गया। वेनिस इटली का एक शहर है जिसकी इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी क्या है? रोम, और इटली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रंजीत सिन्हा का निधन हो गया। ये किस खुफिया एजेंसी के पूर्व निदेशक थे? तो हाल ही में रंजीत सिन्हा का निधन हो गया। ये किस खुफिया एजेंसी, जो हमारी खुफिया एजेंसी होती हैं, जो उनके किस खुफिया एजेंसी के पूर्व निदेशक थे? तो ये थे आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसके? सीबीआई के पूर्व निदेशक थे। सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पूर्व निदेशक थे रंजीत सिन्हा। इनका हाल ही में निधन हो गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो गठन है सन 1963 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1963 में किया गया था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात सीबीआई का गठन सन 1963 में किया गया था। वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? तो इनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला वर्तमान में सीबीआई के निदेशक हैं। कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला वर्तमान में सीबीआई के निदेशक हैं। और रंजीत सिन्हा का निधन हो गया, पूर्व सीबीआई के निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर नरेंद्र कोहली का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में डॉक्टर नरेंद्र कोहली का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत बड़े साहित्यकार थे, इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों को भी लिखा है। तथा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और ये डॉक्टर नरेंद्र कोहली को आधुनिक तुलसीदास कहा जाता था। डॉक्टर नरेंद्र कोहली को आधुनिक तुलसीदास कहा जाता था। इन्होंने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूत्रधारक भी कहा जाता है। इनका एक उपन्यास था, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। इनका एक उपन्यास था जिसका नाम है दीक्षा। एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास था। डॉक्टर नरेंद्र कोहली का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास था दीक्षा। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास था। इन्होंने महाभारत एवं रामायण की उपन्यास
श्रृंखला में भी काम किया है। इन्होंने महाभारत और रामायण की उपन्यास श्रृंखला में भी काम किया है डॉक्टर नरेंद्र कोहली ने। और इन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास भी कहा जाता था। और इससे इसके एक अतिरिक्त और है कि विवेक का भी निधन हो गया। तमिल फिल्मों के एक्टर थे, तमिल फिल्मों में कॉमेडी करते थे विवेक। इनका हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। ये तमिल फिल्मों के एक्टर थे, कॉमेडियन थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और पढ़ने वाले लिखने वाले भाइयों बहनों में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की जा रही है, आगे भी की जाएगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।